स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए ये वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। और ये जो वीडियो होने वाला है आज का आपका 7th नंबर का फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3094 मेगावाट की यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है। और यह परियोजना जो है वो दिबांग नदी पर स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा जो है उपहार में दिया है? तो ये हो जाएगा आपका मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कल नामक सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल नाम की जो ये नई सुविधा जो देने वाली है वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? ये आपकी ट्विटर कंपनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो जारी करने वाला आपका एचडीएफसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मून लाइटिंग शब्द का संबंध जो है आपके रोजगार से हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है इसको आप लोग जान लीजिए। मतलब एक जॉब में जैसे एक इंसान है, जैसे एक ही इंसान कोई दो अलग अलग जॉब कर रहा हो। जैसे एक जॉब वो फुल टाइम के लिए कर रहा हो और बाकी के लिए जो बचा टाइम होता है वो दूसरा जॉब मतलब सेकेंड हाफ में वो जाकर उस जॉब को करता है। तो एक ही इंसान दो जॉब को कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम मून लाइटिंग कहते हैं। तो ये आपका रोजगार से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज जो है काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो आपके लद्दाख में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है लोक नर्तक से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उसका नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका सलीम दुर्रानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो ये विनेश फोगाट बन गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेवर कप का संबंध जो है वो टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 2022 का पूछा गया है। तो ये इंडोनेशिया ने किया गया है और 2023 जो है वो अपना भारत करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे देश पूछा गया है, तो देश आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है। तो भारत श्री का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बजट 2022-23 के किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो ये 280 हो जाएगा। 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा जो लक्ष्य है जो वो भारत प्राप्त करेगा, 2030 तक प्राप्त कर लेगा। तो 280 गीगावाट हो जाएगा। चलिए अगला है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को
प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने जो तिथि है, किस तिथि को? तो ये हो जाएगा आपका 17 मार्च हो जाएगा। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। किसने किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, तो भारत में टोटल कितने वनावरण है? तो ये 21.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2022 में टोटल 2 समुद्री तट को इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल जो है वो 12 समुद्री तट को इस सूची में शामिल कर लिया गया। अगर टोटल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो टोटल 12 हो जाएगा। और 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये टोटल 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CAG जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारती दास को नियुक्त किया गया है। CGA जो है वो भारती दास है। CGA और CAG हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये करेक्ट दिया है। और यहाँ पे आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा कथन गलत है। चलिए, वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने हैं, ये भी सही दिया है। वे 8 बार विधायक बन रहे हैं, ये भी आपका सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, यही आपका यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उनका ये जो लाइन दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। इनका जन्म गोरखपुर में नहीं होकर के कहाँ हुआ है? तो इटावा में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इटावा में हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो के विनोद चंद्रन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, के विनोद चंद्रन को बनाया गया है। चलिए अगला है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य मतलब लिटरेचर होता है, तो इस क्षेत्र में किसने जीता है? तो एनी ऑर्नोक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, पैडा पद्धति क्या है? तो पैडा पद्धति ये क्या है? तो ये जंगल को काट कर सूखने के लिए छोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पैडा पद्धति इसे ही कहते हैं, जंगल को काट कर सूखने के लिए छोड़ देना। चलिए अगला है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो दक्कन का पठार जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में इसका इन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी जो है वो प्रभावित होती है? तो ये 12 जिले से होकर के, बिहार में 12 जिले से होकर के गंगा नदी जो है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 21 है। टोटल कितनी है? तो 21 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पंजाब हिमालय भी जान लीजिए, पंजाब हिमालय
560 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये हो गया आपका पंजाब हिमालय की लंबाई। और फिर आपका कुमायूं हिमालय का 320 हो जाएगा। कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है, लेंथ है, वो 320 किलोमीटर हो जाएगा। और असम हिमालय का हो जाएगा 720 किलोमीटर हो जाएगा। ये असम हिमालय का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो पूछा है कि इनमें से कौन सी झील है जो राजस्थान में नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। पिछोला झील ये राजस्थान में है, डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है, और फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में है। मानस झील जो है वो राजस्थान में नहीं है, मानस जो है वो असम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जंगल राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन का जो गठन है वो 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको यहाँ पे कौन सा, ये इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता है गृहस्थ, उसके बाद होता है वनप्रस्थ, उसके बाद होता है संन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर गृहस्थ में घुसते हैं, फिर वनप्रस्थ करते हैं, फिर उसके बाद संन्यास धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश के किस शासक को हम लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो ये हो जाएगा आपका पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित दिया गया है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से है, तो ये सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो है वो सही दिया है, बदरुद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी संप्रदाय से है, ये भी आपका सही दिया है। मियाँ मीर जो है वो आपका कादरी सिलसिला से है, तो ये भी आपका सही यहाँ पे मिलान दिया है। और अहमद सरहिंदी ये आपका नक्शबंदी संप्रदाय से है, तो ये भी आपका सही मिलान है। तो 1 2 3 4 ये सभी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो हाजी बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक है ये सब मतलब इनमें से कौन सा एक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देख लेते हैं। तो पंचमहल ये तो है, मोती मस्जिद ये नहीं है, और सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी है, और मरियम पैलेस ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मोती मस्जिद वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1699 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय में दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857
का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसको किसने स्वीकार किया है? तो डिज़रायली ने इसको स्वीकार किया है। 1857 का जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिज़रायली ने इसको स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में किया गया था। तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, बाकी पहला और तीसरे में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान को बनाते समय इनमें से कौन सा एक आदर्श, मतलब ये है शब्द है जो उस समय शामिल नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका समाजवादी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका स्वतंत्रता है, समानता है और न्याय है, ये उस समय शामिल था, और समाजवादी जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। चलिए, और इसको जो समाजवादी जो है वो 42वां अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई सरकार के टाइम में इसको हटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो इनमें से कौन सा आपात अधिकार है? तो तीन है, तीन प्रकार के भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो तीन प्रकार है यही। तो पहला जो है वो आर्टिकल 352 के तहत आता है जो है, और दूसरा जो है 356 के तहत आता है, और तीसरा जो है 360 के तहत आता है जो वित्तीय आपातकाल है। चलिए अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संसद संविधान से ये ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण कौन करती है? तो ये चौथी अनुसूची हो जाएगी, चौथी शेड्यूल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यायाधीशों के लिए जो वकालत करना जो है वो मनाही है भारत के किसी भी न्यायालय में। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो इनमें से कौन सी समिति हो जाएगी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति से ये रिलेटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल नंबर 167 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का है। मोहिनी अट्टम कहाँ किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। चलिए अगला है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक शिपयार्ड जो है वो कहाँ स्थित है? तो मझगांव ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मझगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है वो मैसूर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण का जो गठन है वो 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा? तो ये नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
और मलेशिया जो है, मलेशिया के संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा है। कि मलेशिया के संसद का क्या नाम है? तो दीवान निगारा हो जाएगा। और मालदीव के संसद का क्या नाम है? मजलिस हो जाएगा। और भूटान के संसद का नाम सोंगडू है, सोंगडू हो जाएगा। और नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए अगला देख लेते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो जलवायु जो हमारा जो एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन सी है? तो ये गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसके लिए कोई मतलब यूनिट नहीं है? तो ये आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें से इसका कोई कार्य नहीं होगा। तो इसका वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राधा एक पुल में तैर रही है, ठीक है, ये कार्य कर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी कार्य हो रहा है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, तो ये भी एक कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें भी एनर्जी मिलती है इससे, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, ताकि आपकी जो बिहार एसआई की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इनमें से कौन सी ऊर्जा इसमें निहित होती है? तो पहले से होती है क्षितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग की जो गणना है वो किस कारण की जाती है? अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो इनमें से किस संवेग की कारण गणना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, रेडियो वेव्स हो जाएगा, इंफ्रारेड रेड हो जाएगा, और माइक्रोवेव ये हो जाएगा आपका चुंबकीय विद्युत तरंग है। और अल्ट्रासाउंड जो है वो चुंबकीय विद्युत तरंग नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो ये सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। मौसम पर निर्भर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है।
जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है। तो ये क्या होती है? ये बढ़ती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए अगला है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये अणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यही एक अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ है जो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो सबसे सामान्य समस्थानिक क्या हो जाएगा? यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है वो यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इनमें से कौन से हैलोजन है जो उसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है? तो ये आयोडीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है, मतलब 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके गर्म करने की क्रिया को हम भंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टैक्सिकोलॉजी टैक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी में जहर विष का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी, मतलब टॉक्सिन का मतलब होता है जहर होता है, तो जहर और विष की स्टडी इसमें की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये त्वचा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। स्किन जो है सर से पांव तक फैला हुआ रहता है, इसलिए सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? तो ये स्किन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो खाद्य पदार्थों को कौन इधर उधर फैलाता है, लेकर जाता है? तो ये जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समरूप अंग है? तो यहाँ पे कौन सा एक समरूप अंग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा एक जीव है जो मुकुलन के द्वारा जो है वो प्रजनन नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका एनिलिडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उंगली नुमा जो निकली हुई रहती है तो रसांकुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका मिड्यूला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय जो है वो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जो है योनि में खुलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन सा पौधा है जो नहीं आएगा? फ्यूनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है थाइलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है, फ्यूनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा विनिर्माण हो जाएगा। कृषि जो है और खनन और उत्खनन है और वानिकी है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन विनिर्माण जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी जो थी वो पीसी महालनोबिस हो जाएगी। और आपकी जो दूसरी जो है इस पे पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है दिसंबर 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी, दिसंबर 2014 में हुई थी। चलिए अगला है मूल्य वर्धित कर, जिसको हम बोलते हैं वैट टैक्स, सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वैट टैक्स जो है सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। वैट टैक्स सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा में लागू किया गया था। फ्रेंड्स इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ से रिलेटेड है, आइए उसको देख लेते हैं और मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए 96 नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32/45 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। इसको आप लोग पॉज करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को देख करके फिर सॉल्व करेंगे। चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 आएगा इसका आंसर। और आज के इस फुल लेंथ के प्रैक्टिस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 टॉफियाँ हो जाएंगी, 2 टॉफियाँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो और अगर आप लोगों को ये हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।